आज हम लोग देखेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर? जैसे गैल्वेनोमीटर होता है, करंट को मेजर करता है। आममीटर होता है, करंट को मेजर करता है। वोल्टमीटर होता है, वोल्टेज को मेजर करता है। पोटेंशियोमीटर करंट एंड वोल्टेज को भी, करंट और वोल्टेज दोनों को मेजर कर सकता है। तो पहले का यूजेज तो ये करंट और वोल्टेज दोनों को मेजर कर सकता है पोटेंशियोमीटर। ये और क्या कर सकता है? इट मेजर्स द ईएमएफ ऑफ ए सेल। ये किसी सेल के ईएमएफ को भी मेजर कर सकता है ये पोटेंशियोमीटर। इट आल्सो मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ द सर्किट। ये किसी भी सर्किट के दो एंड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को भी निकाल सकता है पोटेंशियोमीटर। इट कैन आल्सो मेजर्स द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है पोटेंशियोमीटर। ठीक है। इट गिव्स 100% एक्यूरेट मेजरमेंट। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जो भी मेजरमेंट करता है ना 100% एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये 100% एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। गैल्वेनोमीटर के मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर होती है, आममीटर के मेजरमेंट में भी कुछ ना कुछ एरर होती है। हालांकि आममीटर का मेजरमेंट गैल्वेनोमीटर से बेटर होता है, बट कुछ ना कुछ एरर वहां भी होती है। यस ऑफ कोर्स वोल्टमीटर के भी मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर होती है, बट पोटेंशियोमीटर के मेजरमेंट में कोई भी एरर नहीं होती है। ये 100% एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। पोटेंशियोमीटर का एक और नाम है आइडियल वोल्टमीटर। तो इट इज आल्सो कॉल्ड आइडियल वोल्टमीटर। तो ये थी यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर कैसे बने होते हैं। पोटेंशियोमीटर बनाने के लिए हमको कम से कम 10 मीटर वायर की जरूरत होती है। कम से कम 10 मीटर वायर की जरूरत होती है। इसके ज़्यादा लेंथ का भी वायर आप ले सकते हैं। इससे ज़्यादा लेंथ का वायर लेंगे यदि आप, तो पोटेंशियोमीटर की कैपेसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? इसके एप्लीकेशन में देखेंगे, इसके प्रिंसिपल में देखेंगे कि कैसे बढ़ जाती है। तो मिनिमम 10 मीटर का वायर लेना ही लेना है हमको। इसके बड़ी भी वायर ले सकते हैं जिससे कि इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है पोटेंशियोमीटर की। और जो वायर लेते हैं ना हम, ये एक ही वायर 10 मीटर नहीं होती है, एक मीटर का 10 वायर होती है। क्या होती है? एक मीटर का 10 वायर होती है। और 10 वायर जो होती है ना एक दूसरे से कनेक्ट रहती है विद द हेल्प ऑफ कॉपर स्ट्रिप, विद द हेल्प ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप। ये 10 वायर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं विद द हेल्प ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप। ये गाड़ी कलर का दिख रहा है ना, ये कॉपर स्ट्रिप है। ये क्या है? कॉपर स्ट्रिप है। ये कॉपर स्ट्रिप है। ये पूरा सेटअप किसी वुडन प्लैंक पर फिक्स रहता है। अब देखते हैं आगे। तो सारे ये और जो वायर होते हैं ना, ये जो 1 मीटर का वायर हमने 10 वायर लिए हैं। हालांकि यहाँ पर 4 ही वायर दिखा रखा है हमने, लेकिन होते हैं 10। अभी दिखा रखा हमने 4 वायर। ठीक है। 1 मीटर का जो वायर होता है 10, ये कॉन्स्टेंटाइन या मैग्नीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कॉन्स्टेंटाइन या मैग्नीन के। जैसे मीटर ब्रिज में बने थे। क्यों लिया जाता है कॉन्स्टेंटाइन या मैग्नीन का? इसलिए लिया जाता है कि क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है और इसका रेजिस्टेंस चेंज भी नहीं करता विद द चेंज इन टेम्परेचर। थिक कॉपर स्ट्रिप क्यों लिया जाता है? क्योंकि इसकी थिक स्ट्रिप होने के कारण क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? रो एल अपन में ए ना। तो ए क्या है? एरिया क्रॉस सेक्शन। तो थिक लेने से कॉपर स्ट्रिप की एरिया बढ़ जाती है, जिससे इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। देखिए आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। एरिया बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी ना। इसीलिए थिक कॉपर स्ट्रिप का यूज करते हैं, ताकि एरिया बढ़ने से इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और यदि इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी मतलब इससे मोर एंड मोर करंट फ्लो करने लगेगा। इसीलिए थिक कॉपर स्ट्रिप लेते हैं, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाती है। और इस थिक कॉपर स्ट्रिप का जो रेजिस्टेंस होता है ना, मैग्नीन वायर के रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो हमने ये समझ लिया कि ये वायर जो बने होते हैं ना, ये मैग्नीन के बने होते हैं या फिर कॉन्स्टेंटाइन के बने होते हैं। और ये तो है ही कॉपर स्ट्रिप। और ये सारे 1 मीटर का जो वायर होते हैं मैग्नीन के, आपस में जुड़े हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप। इस सर्किट को करंट देने के लिए हमने एक सेल को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इसको बोलते हैं ड्राइवर सेल, क्योंकि ये सर्किट को करंट देती है ना, पूरे सर्किट को ऑपरेट करती है, इसलिए इसको बोलते हैं ड्राइवर सेल। क्यों ड्राइवर सेल बोलते हैं? क्योंकि ये पूरे सर्किट को करंट दे करके ऑपरेट करती है, इसलिए इसका नाम है ड्राइवर सेल। आगे बढ़े। ये है आममीटर। आममीटर ये इंश्योर करने के लिए लगाया जाता है
ताकि सर्किट को कांस्टेंट करंट मिल रहा है कि नहीं। तो अमीटर का ये काम है देखना कि सर्किट के कांस्टेंट करंट मिल रहा है कि नहीं थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। आगे बढ़े, ये है रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है? एक रेसिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू को हम घटा बढ़ा सकते हैं, जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। जैसे जैसे ये एरो है ना, आगे पीछे करेंगे ना, एरो को जैसे जैसे हम आगे पीछे करेंगे तो इस रियोस्टेट के रेजिस्टेंस भी चेंज होते रहता है। तो रियोस्टेट बेसिकली वो रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? इस एरो है ना जो कि इसको आगे पीछे घसका करके हम इसकी रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? टू कंट्रोल द करंट इन द सर्किट। यदि सर्किट में हमको ज्यादा करंट की जरूरत है तो क्या करेंगे? इसके रेजिस्टेंस को घटा देंगे, और यदि सर्किट में कम करंट की आवश्यकता है तो हम इसके रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे इस एरो को आगे पीछे करके। ठीक है, ये काम है रियोस्टेट का। एक चीज और जुड़ी रहती है पोटेंशियोमीटर से, क्या है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का एक एंड इस एक टर्मिनल से जुड़ा रहता है और दूसरा एंड इस मैग्नीन वायर से जुड़ा रहता है। और जैसे मीटर ब्रिज में ना एक मीटर स्केल नीचे में लगा रहता है, ये भी यहाँ भी एक स्केल लगी रहती है। कहाँ पर? पोटेंशियोमीटर में। जैसे मीटर ब्रिज में एक स्केल लगी रहती थी, जहाँ भी एक स्केल लगी रहती है। ये मैंने दिखा रखा है ना, ये स्केल है। ओके जी, ध्यान देने जो बात ये कि ये जो ड्राइवर सेल है ना, इनका पॉजिटिव एंड हमेशा ए पॉइंट से जुड़ा हुआ ना चाहिए, और इस ड्राइवर सेल का नेगेटिव एंड हमेशा बी पॉइंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो क्या ध्यान देना है आपको कि ड्राइवर सेल का पॉजिटिव एंड हमेशा ए पॉइंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए और नेगेटिव एंड हमेशा बी पॉइंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप सेल को उल्टा जोड़ देंगे ना तो आपकी एक्सपेरिमेंट गड़बड़ हो सकती है और पूरी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव एंड हमेशा इस ए से जुड़ा रहे, नेगेटिव एंड हमेशा इस बी से जुड़ा रहे। तो ये थी पूरा कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर। अब पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन के बारे में, सॉरी इसके प्रिंसिपल के बारे में। अब पढ़ेंगे इसके प्रिंसिपल के बारे में कि भाई ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। चलिए पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। किसके अकॉर्डिंग? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। यस होता है V बराबर I इंटू आर। अगेन आगे बढ़ते हैं। V इक्वल टू I इंटू आर बराबर क्या होता है? अभी हमने बताया रो एल अपॉन में ए। आर का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन में ए। तो यहाँ I क्या है? करंट इन द सर्किट। रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है जिससे ये करंट के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है ना, ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल पर। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू तभी चेंज हो सकती है जब नेचर ऑफ द मटेरियल चेंज हो जाए। कॉपर वायर की अपनी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, आयरन की अपनी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, उसी तरह से एल्युमिनियम की अपनी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है। ये मैग्नीन वायर है, इनकी अपनी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी। तो ये तभी चेंज होगा जब मटेरियल का नेचर चेंज होगा, अदरवाइज ये कांस्टेंट रहेगा। कौन? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एल क्या है? लेंथ ऑफ द वायर। यस, एल इज द लेंथ ऑफ द वायर। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको बोलते हैं एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्या आई इस सर्किट के लिए कांस्टेंट है? यस ऑफ कोर्स आई इस सर्किट के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि हमने पहले ही बता रखा है कि आम मीटर को लगाया गया ही इसीलिए कि ये देखता रहे कि सर्किट में कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है कि नहीं फ्लो हो रही है। तो यस, इस सर्किट के लिए आई क्या है? कांस्टेंट है। रो, अभी हमने बताया कि रो तभी चेंज होती है जब नेचर ऑफ द मटेरियल चेंज होती है। यहाँ पर तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे वायर मैग्नीन के बने हुए होते हैं, तो इनके लिए तो रो तो कांस्टेंट होगा ना, क्योंकि तभी चेंज होगा जब नेचर ऑफ द मटेरियल चेंज होगा। सारे वायर तो मैग्नीन के बने हुए हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे वायर मैग्नीन के बने हुए हैं, तो रो भी हो गया कांस्टेंट। व्हाट अबाउट ए? ए के बारे में क्या ख्याल है आपके? ए कांस्टेंट रहेगी? यस, ए क्या? एरिया क्रॉस सेक्शन है ना। अब क्योंकि ये पूरा वायर जो होता है ना मैग्नीन का, पूरा वायर यूनिफॉर्म वायर होता है, तो इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहीं भी हर जगह पर हर पॉइंट पर यूनिफॉर्म ही रहेगी। अब कहीं भी कट करके देखेंगे सेम ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आने वाली है। ये इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सेम ही आने वाली है। तो भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए भी तो कांस्टेंट हो गई। व्हाट अबाउट एल? एल क्या? एल कांस्टेंट है? तो यहाँ पर एल कांस्टेंट नहीं है। हालांकि वायर की लेंथ फिक्स है,
10 मीटर तो 10 मीटर और 1 मीटर तो 1 मीटर, बट फिर भी लेंथ कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है? लेंथ इज नॉट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस भी के रिस्पेक्ट में लेंथ कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। जैसे जैसे l चेंज होगी वैसे वैसे v भी चेंज होते जाएगा। अब जब इस v क्या है? v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? दो एंड के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। यदि यहाँ पर 10 वोल्ट पोटेंशियल है, यहाँ पर 0 वोल्ट है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 10 वोल्ट। मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 10 वोल्ट हो गया। यदि यहाँ पर 10 वोल्ट है और यहाँ 5 वोल्ट है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आएगा? 5 वोल्ट आएगा ना। मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसको एक्चुअली दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। तो यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाले ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसका वैल्यू यदि V1 आएगी और पोटेंशियल डिफरेंस निकाले यहाँ से लेकर के सीधे यहाँ तक, पहले वायर थी यहाँ से लेकर के यहाँ तक वायर का लेंथ 1 मीटर, अब आगे बढ़े यहाँ से लेकर के यहाँ तक वायर का लेंथ 2 मीटर हो गया, तो यहाँ से और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2 आएगा। और भी आगे बढ़े तो वायर का लेंथ हो गया 3 मीटर यहाँ तक का, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 आएगा। इवन अब यहाँ से और यहाँ के ये जॉकी है ना, गैल्वेनोमीटर का जॉकी, जिस पॉइंट पर टच कर रही है ना, ए और जे के बीच भी, इसलिए लीजिए ये है क्या है? जॉकी। ए और जे के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, डिफरेंट होगा। वो V1 के बराबर नहीं होगा। ए और जे के बीच जो पोटेंशियल आएगा वो V1 के बराबर नहीं होगा, डिफरेंट होगा। तो जैसे जैसे लेंथ चेंज करते जाएगी ना, वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज करते जाता है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यस, यदि पोटेंशियल डिफरेंस V के रिस्पेक्ट में देखें तो लेंथ इज नॉट कांस्टेंट हियर। वैसे भले ही वायर का लेंथ कांस्टेंट है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट में देखें तो लेंथ कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे लेंथ चेंज होते जाती है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज करते जाता है। तो यस, इसी बेसिक प्रिंसिपल पर काम करता है ये आपकी पोटेंशियोमीटर। यहाँ पर यदि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट K मिलेगा ना, K इंटू L, और यहाँ से लिख सकते हैं K इज इक्वल टू V अपॉन में L। ओके, K इक्वल टू क्या आ गया? V अपॉन में L। व्हाट इज द V अपॉन में L? क्या है V अपॉन L? क्या है? आपने एक टर्म नाम सुना होगा, ग्रेडियंट। जहां भी ग्रेडियंट वर्ड आए ना, आप समझ लीजिएगा ये है चेंज पर यूनिट लेंथ। जहां भी ग्रेडियंट वर्ड आए आप समझ लीजिएगा चेंज पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा है। ठीक है। यदि मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में यदि हम लेंथ से डिवाइड कर देंगे ना, तो ये बन जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट। यदि बात करते हैं हम, मान लीजिए हीट की बात करते हैं, हीट में यदि लेंथ से डिवाइड कर देंगे ना, तो ये बन जाता है हीट ग्रेडियंट। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हमने क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस में लेंथ से डिवाइड कर दिया है ना, तो ये बन जाएगी क्या? बोलिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को हमने लेंथ L से डिवाइड कर दिया है, तो ये कहलाएगी V बाई L कहलाएगी पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जस्ट हियर V बाई L इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये K का वैल्यू जितना कम से कम आएगा ना, इस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी उतना ही हाई होगी। इस K का वैल्यू जितना लो रहेगा, इस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी उतना ही हाई रहेगी। अब व्हाट इज द सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी क्या है? यदि इस पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी बहुत हाई है, इसका मतलब ये छोटे से छोटे वैल्यू को भी मेजर कर सकता है। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बहुत हाई है ना, इसका मतलब ये छोटे से छोटे वैल्यू को भी मेजर कर सकता है। और यदि इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है, तो ये छोटे से छोटे वैल्यू को मेजर नहीं कर सकता है पोटेंशियोमीटर। तो हमने शुरू में बोला था ना कि लेंथ बढ़ने से सेंसिटिविटी मतलब मेजर, कैपेसिटी टू मेजर। सेंसिटिविटी मतलब कैपेसिटी टू मेजर। अभी हमने कहा कि सेंसिटिविटी यदि बहुत हाई रहेगी तो ये छोटे छोटे वैल्यू को मेजर कर सकता है, और यदि सेंसिटिविटी बहुत लो रहेगी तो ये छोटे छोटे वैल्यू को मेजर नहीं कर सकता है। तो सेंसिटिविटी मतलब कैपेसिटी टू मेजर, है ना। तो शुरू में हमने बोला था ना, यदि और ज्यादा लंबी वायर लेंगे आप तो पोटेंशियोमीटर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। हमने बोला था ना शुरू में कि यदि वायर का लेंथ
ज़्यादा लेंगे तो पोटेंशियोमीटर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। देखिए यदि वायर का लेंथ ज़्यादा होगा तो एल का वैल्यू ज़्यादा होगा, और जब एल का वैल्यू बढ़ेगी तो के का वैल्यू क्या होगी, घटेगी। और जब के का वैल्यू लो होता है तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर हाई होती है, और के का वैल्यू जब हाई होती है तो सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर लो होती है। मतलब हम बोल सकते हैं के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द sensitivity of the potentiometer. K is inversely proportional to the sensitivity of the potentiometer. K की वैल्यू यदि लो रहेगी तो सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर हाई होगी, और K की वैल्यू हाई होगी तो सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर लो होगी। और हमने बताया कि सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी इज कैपेसिटी टू मेजर। यदि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बहुत हाई होगी तो ये छोटे से छोटे वैल्यू को भी मेजर कर सकती है, और यदि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बहुत लो होगी तो ये छोटे से छोटे वैल्यू को छोटी वैल्यू को मेजर नहीं कर सकती है। तो ये होती है सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। इसी प्रिंसिपल पर काम करता है कौन, आपका पोटेंशियोमीटर। तो यस, आज हमने पढ़ा पोटेंशियोमीटर के यूजेस के बारे में, ये भाई क्या क्या काम आ सकता है पोटेंशियोमीटर, और हमने पढ़ा पोटेंशियोमीटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में, एंड हमने पढ़ा पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल के बारे में कि भाई किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो ये काम करता है कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी, जैसे जैसे लेंथ चेंज होगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होते जाता है। किस प्रिंसिपल पर काम करता है कि जैसे जैसे लेंथ चेंज होती है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होते जाती है। इसी प्रिंसिपल पर काम करता है पोटेंशियोमीटर। तो ये थी अबाउट पोटेंशियोमीटर। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा पोटेंशियोमीटर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।